नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण हिस्ट्री के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप सभी अपने घर पर परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमें हिस्ट्री पढ़ना है और मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो सामान्यतः अगर पढ़ने से पहले कुछ सामान्य बातों पर गौर कर लें तो हिस्ट्री में जो स्टूडेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या हिस्ट्री की पढ़ाई कर रखी होती है और दूसरे वो होते हैं जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। तो इस वीडियो में पहली बात तो ये है कि मैं ये मान के चलूँगा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो हिस्ट्री के बारे में उनको जीरो नॉलेज है, उनको कुछ भी नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने पहले कभी हिस्ट्री या इतिहास पढ़ा हो एक सब्जेक्ट के रूप में, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि जब लेवल पर हम आएँ उसके बाद वो समझने का प्रयास करें और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। आप सभी ने हिस्ट्री का नाम कभी न कभी हिस्ट्री को पढ़ा होगा, चाहे वो 5th 6th 7th 8th में हो, और कुछ लोग इसको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ते हैं। तो अगर सब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आज हम बेसिक्स के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जो भी आप लोगों की परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, उनका भी समाधान करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास या हिस्ट्री होता क्या है, तो इसकी सबसे आसान डिफिनीशन होती है कि स्टडी ऑफ पास्ट, या अगर हिंदी में हम इसे कहना चाहें तो हम कहेंगे अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन या स्टडी ऑफ पास्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री या इतिहास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास्ट का या किसी ऐसे समय का जो बीत चुका है उसी का अध्ययन है या स्टडी है। तो जो भी समय बीत चुका है जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हिस्ट्री। तो सबसे आसान भाषा में यही हुआ कि स्टडी ऑफ पास्ट इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री, या अतीत का अध्ययन वर्तमान के प्रकाश में। मतलब कि हम वर्तमान में जहाँ पर आज 2021 में खड़े हैं, यहाँ से जब हम वर्तमान का प्रकाश को लेकर जो भी हमारी तकनीकी विकसित हो चुकी है, जितना भी हम विकास कर चुके हैं, यहाँ से जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं जो समय बीत चुका है, तो हम उस समय को आज के हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं, आज के नज़रिए से के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं, और यही इतिहास है। तो सिंपल से डिफिनीशन याद रखिए, डिफिनीशन याद ही नहीं रखना है, बस अगर कोई पूछ दे कि हिस्ट्री या इतिहास क्या है तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि अतीत का अध्ययन, या इंग्लिश मीडियम वाले स्टडी ऑफ पास्ट। तो ये हो गया क्या? हिस्ट्री। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है पढ़ने से पहले कि हमें हिस्ट्री या इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों कंपटीशन एग्जाम्स में हिस्ट्री को शामिल किया जाता है, आखिर इसका हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें या महत्व की बात करें तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज थे, ठीक है, उन्होंने क्या किए होंगे? कुछ अच्छे काम किए होंगे, यानी कुछ गुड वर्क्स किए होंगे, और उनसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, गलतियां भी हुई होंगी। वैसे गलतियां कोई जानबूझकर नहीं करता, लेकिन यकीन मानिए कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, आपके बाबा रहे होंगे, पर बाबा रहे होंगे, अगर आप उनकी स्टडी करेंगे, उनके जीवन का अध्ययन करेंगे या कहानियाँ सुनेंगे अपने पारिवारिक सदस्यों से, तो आपको लगेगा वो कुछ बहुत अच्छे काम करके गए हैं और कुछ गलतियाँ करके गए हैं। तो हमारे लिए क्या है कि उनके अच्छे कामों से हम सीख ले सकते हैं, और जो उनकी अच्छे कामों से सीख लेकर उन्हीं के जैसे अच्छे काम करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर गलतियों की बात करें तो अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखकर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम भविष्य में उन गलतियों को दोहराएं ना। तो इसीलिए इतिहास एक प्रकार का आईना होता है जो हमें समय समय पर अपने रास्ते को दिखाने के लिए मार्ग दिखाता है, निर्देशित करता है, हमें अपना मार्ग निर्देशित करता है कि इस रास्ते पर मत चलो, तुम्हारे पूर्वज इस रास्ते पर गए थे और बहुत ही बड़ी आपदा आ गई थी और विपदा आ गई थी, तो कृपया रास्ता या मार्ग बदल लो। तो यही इतिहास का या हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम थोड़ी आगे बात कर लें
इसी हिस्ट्री की सब्जेक्ट के रूप में। तो हम अगर बात करें हिस्ट्री की, तो इतिहासकारों ने या हिस्टोरियंस ने, चूंकि हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए जो हिस्टोरियंस या इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें से पहला जो भाग है उसे हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, यानी हिंदी में बोलें तो प्राचीन भारत। और अगर हम इसका दूसरा भाग देखें तो दूसरा भाग इसका होता है मिडाइवल इंडिया, यानी हिंदी में बोलें तो मध्यकालीन भारत। और अगर हम इसका तीसरा भाग देखें तो तीसरा भाग जो इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए या स्टडी की सुविधा के लिए डिवाइड किया, उसे बोलते हैं मॉडर्न इंडिया, या हिंदी में कहें तो आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक भारत। तो चूंकि हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन्होंने पढ़ने की सुविधा के लिए इतिहास को या हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। वो 3 भाग कौन से हैं? पहला भाग बोला जाता है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, दूसरा भाग बोला जाता है मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, और तीसरा भाग बोला जाता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आखिर ये जो डिवाइड किया गया, इसका कारण क्या था, किस आधार पर किया गया। अगर आप किसी चीज़ को बांटते हो, मान लिया आपके पूर्वजों की कोई ज़मीन है और आपके घर में बंटवारा हो रहा है, तो कुछ आधार होता है कि किस आधार पर बटे, 5 बीघे उनको दे दो, 5 बीघे उनको दे दो। वैसे ही इतिहास को जो बांटने का आधार है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो जो एंशिएंट इंडिया का टाइम पीरियड है, इतिहास को समय के आधार पर बांटा गया है। जैसे एंशिएंट इंडिया का जो टाइम पीरियड है उसे माना जाता है कि अननोन पीरियड से लेकर 712 AD तक है या 712 ईस्वी तक है। कब से कब तक लेकर? अनिश्चित काल से या अज्ञात समय से, ऐसा समय जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आगे भी समझेंगे इसको थोड़ा सा। जो मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत का टाइम है उसे 712 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। और अगर हम आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ये 1707 से लेकर भारत की आज़ादी अर्थात 1947 तक या 1947 तक माना जाता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये ज़रूरी है इतिहास में प्रवेश करने से पहले कि हम ये देख लें कि आखिर ये समय जो माने गए हैं इनका क्या कुछ मतलब है, कि ये एकदम ऐसे ही बस धनुष बाण चला दी गई है कि समय से इस हिसाब से डिवाइड कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, इतिहास में हर समय का या हर टाइम पीरियड का कुछ महत्व होता है। तो अगर हम इस वाले टाइम पीरियड की बात करें, अननोन पीरियड से, तो हमें जो मानव की उत्पत्ति है, अभी हमें क्या है कि हमें नहीं पता है कि मानव कब से उत्पन्न हुआ। हम सबसे प्राचीन मानव को जानते हैं कि प्राचीन मानव इस काल से उत्पन्न हुआ, अफ्रीका से उत्पन्न हुआ, यहाँ से उत्पन्न हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत कब से हुई, मानव पहली बार दुनिया पर कब आया और वो क्या करता था। इसलिए जो स्टार्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इसको मान लिया गया अननोन पीरियड या अज्ञात काल, जिसके ऐसा काल जिससे मानव अज्ञात हो और मानव को उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। दूसरी बात आती है कि 712 तक क्यों माना गया है, 712 ईस्वी तक क्यों माना गया है, क्योंकि 712 ईस्वी में ही भारत पर पहला सफल फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। भारत पर सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, या हिंदी में कहें कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, या प्रथम मुस्लिम आक्रमण नहीं बोलेंगे, ये आप जिस भी किताब में पढ़ते हो, लूसेंट में पढ़ते हो, किसी और वन लाइनर में पढ़ते हो कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने किया, तो वो गलत है। उसके पहले आक्रमण हो चुके थे मुस्लिम। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, सफल का मतलब कि जिसने आक्रमण किया हो
और जीता हो, वो कौन था? वो 712 ईस्वी में रहा और किसके नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था? मोहम्मद कासिम। ठीक है ना। तो मोटे तौर पे आप देखोगे कि इस अननोन पीरियड से 712 वाला जो कालक्रम है, यहाँ पर जो मुख्यतः राजा होंगे, शासक होंगे, वो हिंदू होंगे, आप देखोगे। और जैसे ही प्रथम सफल मुस्लिम अभियान होगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो उसके बाद 712 के बाद इस्लाम का भारत में प्रसार होगा और धीरे धीरे क्या होगा? इस्लाम भारत में ग्रोथ करता चला जाएगा। अब जैसे ही मोहम्मद कासिम का आक्रमण हुआ, इस्लामी संस्कृति भारत में फलने फूलने लगी, तो 712 यानी कासिम मोहम्मद कासिम के आक्रमण से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है, औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। इसके बाद भी मुगल काल रहेगा, लेकिन इसके बाद के जो मुगल शासक आएंगे वो बहुत कमज़ोर होंगे। इसलिए 712 मोहम्मद कासिम के आक्रमण से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का जो मुख्यतः काल होता है, उसको बोलते हैं क्या? मेडाइवल इंडिया। अब अगर हम तीसरे की बात कर लें, तो औरंगजेब की मृत्यु से, औरंगजेब की डेथ हुई थी कब? औरंगजेब की मृत्यु से लेकर भारत की आज़ादी तक, इंडिपेंडेंट तक, हम क्या मानते हैं? औरंगजेब की मृत्यु से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो कालखंड है, उसे हम मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। अब कुछ इतिहासकार इसकी बड़ी सांप्रदायिक व्याख्या करते हैं, कम्युनल इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे वो एंशियंट इंडिया को हिंदू काल मानते हैं, मेडाइवल इंडिया को मुस्लिम काल मानते हैं, और इसको, चूंकि अंग्रेजों का काल था, तो इसको बताते हैं कि बड़ा आधुनिक युग था, बड़ा मॉडर्न युग था। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, हम इतिहास को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते हैं। और जब भी अंग्रेज इतिहासकारों ने धर्म के आधार पर विभाजित किया, तो इस प्राचीन भारत को उन्होंने हिंदू काल कहा, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल कहा, और अपने वाले को ईसाई काल नहीं कहा, बल्कि अपने वाले इतिहास को बताया कि हमारा इतिहास मॉडर्न है, आधुनिक है। तो ये जो विभाजन है इतिहास का, ये इसी आधार पर किया जाता है जो मैंने कालखंड बताए। अब अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करें, तो सिविल सर्विसेज को अगर हम अलग कर दें और वनडे एग्ज़ाम्स की बात करें, तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में इतिहास आता है वो 2 पार्ट से आता है। और वो 2 पार्ट कौन से हैं वो देखिए। जो ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो आते हैं मेडाइवल इंडिया से और दूसरा आते हैं मॉडर्न इंडिया से। एंशियंट इंडिया से आते हैं लेकिन थोड़े से कम आते हैं। तो अगर हम एक ये बनाएं कि किस टॉपिक से ज़्यादा आएंगे, तो मेडाइवल और मॉडर्न से आते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है या तो हम मॉडर्न से स्टार्ट कर दें या मेडाइवल से पढ़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन समस्या ये है कि जब हम डायरेक्ट मॉडर्न पर जाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें लगते हैं एकदम से पता चलें और हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आज जो शुरुआत करेंगे वो मेडाइवल इंडिया से शुरुआत करेंगे, यानी 712 से शुरुआत करेंगे। और पहले मेडाइवल इंडिया कंप्लीट करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे और बाद में एंशियंट कर लेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से यहाँ पर पढ़ना है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, मेडाइवल इंडिया का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 712, जब मोहम्मद कासिम, एक जो अरब इन्वेडर था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। अरब आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था और सफल आक्रमण किया था। वहाँ से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का जो कालखंड है वो हमें पढ़ना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मेडाइवल इंडिया। तो ये बेसिक था, ये मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था, लेकिन एक अच्छी समझ बनाने के लिए आपको जीरो से स्टार्ट कराना मेरा कर्तव्य है और मैं वही निभा रहा हूँ। अब अगर हम आगे आ जाएं तो हमें क्या पढ़ना है? मेडाइवल इंडिया। तो मेडाइवल इंडिया में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है कौन सा? अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, या अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया यानी भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण।
तो क्या हो जाएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण हमें पढ़ना है, ठीक है ना। यानी मोहम्मद कासिम का भारत पर हमको आक्रमण पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे उसमें। और इस पूरे टॉपिक को अगर एक माइंड मैप बना लिया जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम जानेंगे कि ये जो आक्रमण हुए थे अरबों के, इनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, किन किताबों से हमें इन आक्रमणों की जानकारी मिलती, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, हमने स्रोत पढ़ लिया कि किस स्रोतों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो स्रोत पढ़ने के बाद क्या होगा, हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी कि आखिर अरब और भारत के संबंध किस प्रकार विकसित हुए। तो ये पृष्ठभूमि हो गई। और अगर हम उसके बात करें तो हम उसके बाद समझेंगे कि कारण क्या थे, कॉजेस, आक्रमण करने के कारण क्या थे। उसके बाद अगर हम देखें, हम आक्रमण करने के कारण देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट या मेजर कैंपेन्स देखेंगे, यानी उनके प्रमुख अभियान कौन से थे मोहम्मद कासिम के, यानी भारत पर कहाँ कहाँ उसने आक्रमण किया, अभियान, प्रमुख अभियान, ठीक है ना। उसके पश्चात जब हम ये देख लेंगे कि मेजर कैंपेन कौन से थे, उसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद कासिम की डेथ कैसे हुई, यानी मोहम्मद कासिम की मृत्यु कैसे हुई, और अरबों के जो भारत पर आक्रमण थे या मोहम्मद कासिम का जो भारत पर आक्रमण था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा भारत पर। कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इम्पैक्ट या प्रभाव। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने इतने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, और जैसे हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अगर अरब इन्वेजन या अरबों के आक्रमण से किसी भी एग्ज़ाम में आता, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, तो आप आराम से उसको टैकल कर लोगे और उसको हल कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि इस अरब आक्रमण की जानकारी के हमारे पास क्या स्रोत हैं, कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं या कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें भारत पर अरबों के आक्रमण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम स्रोतों की बात करें या सोर्सेस की बात करें, तो अरबों के जो आक्रमण के मुख्य स्रोत हैं उसमें दो स्रोत सबसे प्रमुखता से आते हैं। दो ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें अरबों के भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिसमें पहला कौन सा स्रोत है, पहला एक स्रोत है, एक किताब है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा, चचनामा। और इसके जो राइटर हैं वो हैं अननोन। इसके राइटर कौन है इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इस किताब का नाम है चचनामा और इसके राइटर के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। इसका अननोन का मतलब हुआ कि इसका लेखक कौन है हमें नहीं पता चलता है। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबी भाषा में या अरेबियन लैंग्वेज में लिखी गई है ये किताब, अरबी भाषा में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में कि हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो चचनामा से मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा एक ग्रंथ और आता है और इस ग्रंथ का नाम है तारीख ए सिंध या सिंध कर दीजिए, तारीख ए सिंध। और इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो तारीख ए सिंध। और इस ग्रंथ की रचना की थी मीर मोहम्मद मासूम ने। तो ये नाम याद रखिएगा कि दो ग्रंथों से हमें अरबों के भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिसमें से पहला ग्रंथ है चचनामा और दूसरा ग्रंथ है क्या, तारीख ए सिंध। और दोनों में अंतर समझिए, जो चचनामा नामक ग्रंथ है इसका लेखक अज्ञात है और ये अरबी भाषा में लिखा गया है। और तारीख ए सिंध या सिंध जिसकी हम बात करते हैं, ये मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा था, जो मुग़ल शासक अकबर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था, मुग़ल शासक अकबर के दरबार में रहता था। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि सोर्सेस याद रखिएगा, दो किताबें, एक चचनामा, दूसरा तारीख ए सिंध। और इन्हीं दोनों ग्रंथों से हमें
क्या पता चलता है? अरबों के भारत पर आक्रमण के बारे में पता चलता है। तो पहली चीज हमने देख ली, यानी जो ए पॉइंट था वो हमने समझ लिया। और अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या देखना है। फिर एक बार मैं माइंड मैप आपको दिखा रहा हूं। हमने सोर्स देख लिया है, अब हमें देखना है कि बैकग्राउंड क्या देखना है, बैकग्राउंड देखना है। थोड़ी सी अरबों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो चलिए बी पॉइंट बैकग्राउंड कि थोड़ा सा अरब के जो भारत के साथ संबंध थे उन पर अगर थोड़ा सा हम नज़र डाल लें, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, पृष्ठभूमि, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पृष्ठभूमि की बात करें अगर हम, तो पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं था कि जब अरबों ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो ये उनका भारत से पहला संपर्क था। ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारी वन लाइनर गाइड्स में या किताबों में लिखा होता है, गलत है। दरअसल अगर हम बात करें तो बात यह है कि अरबों के भारत, अरब जो थे, अरबी जो थे, अरब के जो निवासी होते थे, ये भारत में मालाबार जो कोस्ट था, मालाबार कोस्ट, या हिंदी में इसी को बोलते हैं मालाबार तट। और मालाबार तट कहाँ पर था? मालाबार तट केरल में था। कहाँ पर था ये? कहाँ था मालाबार तट? केरल। तो भारत का अगर आप मैप देखो, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, और यहाँ पर ये जो केरल वाला क्षेत्र था, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये मालाबार तट बोलते थे। तट क्या होता है? समुद्र के जो भूमि, यहाँ पर आपको पता है कि समुद्र है, तो जो एकदम समुद्र के नज़दीक वाला स्थल का भाग होता है उसको तट बोलते हैं। तो जो अरब के लोग थे वो भारत में व्यापार करने के लिए बहुत पहले से आते थे। यानी भारत में ये लोग किस लिए आते थे? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। यानी भारत में ये व्यापार एवं वाणिज्य के लिए बहुत पहले से आते थे। तो अरबी ऐसा नहीं है कि 712 में जब उन्होंने भारत को जीता या भारत के सिंध को जीता तो उसके पहले वो भारत आते नहीं थे, बिल्कुल आते थे, लेकिन करने के आते थे? व्यापार और वाणिज्य करने आते थे। और ऐसा माना जाता है कि अरबों ने 636 ईस्वी में, यानी 636 एडी में, खलीफा उमर के शासन में, कैलिफ या खलीफा उमर के शासन में बंबई के थाणे पर आक्रमण किया था। यानी थाणे, और थाणे कहाँ पर है? मुंबई या बंबई जिसे हम बोलते हैं। बंबई लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। बॉम्बे लिख लीजिए या बंबई लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि 636 ईस्वी में खलीफा उमर के नेतृत्व में अरबों ने बंबई के थाणे पर आक्रमण किया था, लेकिन वो आक्रमण असफल हो गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, खलीफा क्या होता है, इसको समझिए। दरअसल हजरत मोहम्मद साहब का नाम आप सबने सुना होगा। हजरत मोहम्मद कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? ये वो थे जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रतिपादन किया था, या जिन्होंने इस्लाम का कॉन्सेप्ट दिया था। यानी इस्लाम की शुरुआत किन्होंने की थी? हजरत मोहम्मद की। तो हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था। अपने धार्मिक और राजनीतिक जो उत्तराधिकारी था वो किसी को घोषित नहीं किया। तो मांग ये उठी कि मोहम्मद साहब के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। तो एक भरी सभा में क्या हुआ? भरी सभा में उनके उत्तराधिकारी को चुना गया, जिसका नाम था क्या? अबू बकर। अबू बकर। तो क्या नाम था उसका? अबू बकर। अबू बकर को मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि खलीफा कौन थे, तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी और इस्लाम धर्म के प्रमुख कौन कहलाए? खलीफा कहलाए। और अगर शुरुआती 4 खलीफाओं पर हम नज़र डालें तो पहले थे अबू बकर, उसके बाद कौन थे? उसके बाद थे उमर, जिनके समय में भारत पर आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी में। तीसरे थे कौन? उस्मान। और चौथे कौन थे? अली।
तो ये 4 खलीफा जो प्रमुख खलीफा इस्लाम के माने जाते हैं ये थे। ये कौन थे? हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो उनकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम के प्रमुख बन गए थे, उन्हें हम खलीफा नाम से जानते हैं। तो ये जो दूसरे नंबर वाला खलीफा था, इसी के समय में 636 ईस्वी में अरबों ने, अरब कहाँ के निवासी थे? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के जो अरब थे उन्होंने 636 ईस्वी में खलीफा उमर के शासनकाल में भारत के बंबई के थाने पर आक्रमण किया, परंतु ये आक्रमण क्या हो गया? ये आक्रमण असफल हो गया। याद रखिएगा सारी बातें। तो ये आक्रमण जब असफल हो जाएगा तो उसके पश्चात फिर क्या होगा? अरब शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरब हार मान लेंगे। इसके पश्चात अरब क्या करेंगे वो समझिए। 636 वाला जो अरबों को भारत के जीतने का सपना था वो चूर हो गया। लेकिन उसके बाद जब आएगी 8th सेंचुरी, यानी 8वीं सदी, 8वीं सदी में क्या होगा? अरब फिर से भारत पर आक्रमण करेंगे और इस बार आक्रमणकारी जो नेता था उसको बोलते हैं इब्न उल हरी, यानी इब्न उल हरी। अरबों ने इब्न उल हरी के नेतृत्व में भारत का अभियान किया और मकरान को जीत लिया। ये मकरान लिखा है। और मकरान कहाँ पर था? मकरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था, बलूचिस्तान में था। और तब चूंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो ये बलूचिस्तान भी लगभग भारत का हिस्सा ही था। तो अरबों ने 8वीं सदी में इब्न उल हरी के नेतृत्व में मकरान को जीत लिया था। और जैसे उन्होंने मकरान को जीता तो क्या हुआ? मकरान को जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भारत में उनको एक बेस मिल गया। और जैसे ही अरबों ने मकरान को जीता फिर वो अपनी आगे योजनाएं बनाने लगे और धीरे धीरे भारत की ओर आकर्षित होने लगे। और भारत की तरफ क्यों आकर्षित होंगे? क्योंकि भारत को क्या बोलते थे? स्वर्ण चिड़िया बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि भारत जो धन संपदा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध था। तो जैसे ही अरबों ने 8वीं सदी में 8th सेंचुरी में इब्न उल हरी के नेतृत्व में मकरान को जीत लिया तो भारत विजय का क्या होगा? मार्ग क्या हो जाएगा? एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ये था ये भारत का ही भाग था। तो ये हमने बैकग्राउंड समझ लिया। यहाँ पर हमको याद क्या रखना है? फिर से दोहरा रहा हूँ कि अरब जो थे वो भारत में केरल के मालाबार तट पर व्यापार करने पहले से आते थे। लेकिन 636 ईस्वी में, अच्छा, जो पहले व्यापार करने आते थे तब उनका एक उद्देश्य था व्यापार और वाणिज्य, और व्यापार और वाणिज्य से लाभ कमाना। लेकिन 636 ईस्वी में क्या हुआ कि खलीफा उमर के नेतृत्व में अरबों ने पहली बार भारत पर बंबई के थाने पर आक्रमण किया। और जब भारत पर आक्रमण उन्होंने किया तो अब सीधी सी बात थी, अगर कोई बाहरी शक्ति हमारे देश पर आक्रमण कर रही है तो व्यापारिक लाभ तो उसका उद्देश्य था ही, लेकिन अब उसका उद्देश्य क्या हो गया जब वो आक्रमण कर रहे हैं कि भारत को जीतना, यानी राजनीतिक लाभ प्लस इस्लाम का प्रसार, यानी भारत में अपने धर्म का प्रसार करना। तो ये मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। तो हमने दूसरा टॉपिक भी देख लिया, बैकग्राउंड समझ लिया। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने सोर्सेस देख लिए, हमने बैकग्राउंड देख लिए, और अब हम क्या बात करेंगे कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, यानी भारत पर आक्रमण के कारण या कॉजेज ऑफ इन्वेजन। कारण, जो भारत पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण था उसकी बात, हम सभी कारण बड़े थे, खैर अगर फिर भी हम एक बड़े कारण की बात करें तो प्रोफेसर, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम था प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सर। और उन्होंने बताया कि भारत पर अरबों के आक्रमण का सबसे बड़ा कारण क्या था। क्यों उन्होंने किया था? क्योंकि वो इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे, इस्लाम को भारत में भी फैलाना चाहते थे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये तय थी कि अगर अरब भारत आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत की धन संपदा के बारे में वो वाकिफ थे, क्योंकि भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। और अगर भारत आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भारत की धन संपदा की लूट भी करना चाह रहे हैं। तो धन संपदा की लूट, लूटिंग ऑफ इंडियाज वेल्थ, या धन संपदा की लूट भी उनका एक
मुख्य उद्देश्य था या भारत पर आक्रमण करने का कारण था। तीसरी जो बात हमें करनी है वो हमें देखनी है जो इमीडिएट कॉज था भारत पर आक्रमण करने का, और इसको विस्तार से समझना है। इमीडिएट कॉज या तात्कालिक कारण हमें समझना है, इन्होंने क्यों किया। तात्कालिक कारण, तो यहां से हमें दो चीजें लेकर चलना है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। चूंकि अरब इस्लामिक थे और भारत पर आक्रमण करेंगे तो एक उनका कारण या उद्देश्य तो तय था। प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सर ने बताया कि इस्लाम का प्रसार तो उनका उद्देश्य था ही, और दूसरा, अगर भारत धन संपदा में समृद्ध था, बहुत अमीर देश था भारत, तो धन संपदा की लूट करना भी उनका एक उद्देश्य रहा होगा। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट कारण की बात करें कि तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण को हम अलग से समझते हैं आगे, कि अरबों के भारत पर आक्रमण करने का जो तात्कालिक कारण था या इमीडिएट कॉज था, ये क्या था। इमीडिएट कॉज या तात्कालिक कारण, तो इसको समझाने के पहले मैं एक मैप बनाऊंगा, तो थोड़ा सा आपको आराम करना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और भारत से लगा हुआ ये भारत का ही भाग जिसे अभी हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, ये अफ़गानिस्तान हो गया। और यहाँ से जब आप एक लाइन ऐसे बनाते हो तो ये ईरान हो गया, और ईरान के आगे यहाँ पर छोटा सा इराक पड़ता है, और इराक से ही ये जुड़ा हुआ क्या है, सऊदी अरब है। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये सऊदी है, सऊदी अरब। उसके पश्चात दूसरी बात करें हम तो ये इराक है, सॉरी ये इराक है बीच वाला, ये क्यू है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसे हम फारस या ईरान, अभी हम ईरान बोलते, पहले इसे हम फारस बोलते थे, तो ये क्या है, ये ईरान है। ठीक है, या फारस भी बोल सकते हैं, पर्शिया भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये अफगानिस्तान है। उसके पश्चात ये अभी पाकिस्तान है, लेकिन पहले ये भी भारत का भाग था। तो हम इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए भारत को पाकिस्तान से जोड़कर एक देश मानेंगे, जैसी भारत में पहले व्यवस्था थी। और भारत को अगर हम समझें तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में एक राज्य हुआ करता था। अभी बताता हूँ, एक मिनट। भारत में ये वाला जो भाग था, ये जो पाकिस्तान का भाग था, इसको बोलते थे सिंध। ये जो पाकिस्तान में आप मैप देख सकते हो घर में, तो ये वाला भाग कहलाता था सिंध। और सिंध का ही एक बंदरगाह था जिसे क्या बोलते थे, देवल। इस बंदरगाह का क्या नाम था, देवल। यानी हिंदी में भी अगर मैं लिख दूं तो देवल बंदरगाह था। ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक वंश था जिसे ब्राह्मण वंश कहते हैं, वो ब्राह्मण वंश का यहाँ पर शासन था। कहाँ पर, सिंध पर। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और ये पूरा भारत। अभी ये भारत 1947 में पार्टीशन हो गया था, विभाजित हो गया था, तो ये पाकिस्तान बन गया। लेकिन चूंकि बात ये कब की है, 712 वाली बात हमको करनी है, तब भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, जिसे हम भारत या हिंदुस्तान नाम से जानते हैं अभी। और एक चीज़ और बनानी है मुझे, फिर से बनाता हूँ। थोड़ी सी इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको पता है कि भारत के नीचे श्रीलंका है। अगर आपको पता है कि भारत के नीचे श्रीलंका है, तो श्रीलंका मैं इसके नीचे बना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये श्रीलंका है। बस अब ये इमेजिन कर लीजिए कि भारत के नीचे वाला श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका की बात यहाँ पर होगी। तो अब अगर हम पूरे इस मामले को समझने का प्रयास करें कि कारण क्या थे, तो पहला मैंने बताया इस्लाम का प्रसार, दूसरा बताया भारतीय धन संपदा की लूट करना चाहते थे अरब, और तीसरा जो सबसे तत्कालिक कारण माना जाता है जिसके बाद अरबों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए लगातार, वो ये कारण था जिसे हम तात्कालिक कारण मानते हैं। और हुआ क्या कि कुछ अरबी जहाज जो श्रीलंका से जा रहे थे, ये इस रास्ते से होते हुए जा रहे थे, कहाँ पर, अरब और इराक। तो कुछ समुद्री व्यापारिक जहाज
कहाँ के जहाज़ थे? अरब के, सऊदी अरब के जहाज़ थे और श्रीलंका से व्यापार करने आए थे, व्यापार करके वापस जा रहे थे। तो ये भारत के पास से सिंध, ये जो था भारत का, यहाँ से गुजर रहे थे। तो यहाँ गुजरते हुए क्या हुआ कि ये जो सिंध का देवल पोर्ट है, जिसे अभी हम कराची पोर्ट कहते हैं, यहाँ के आसपास समुद्री लुटेरे रहते थे और समुद्री लुटेरे जो थे उन्होंने क्या किया, अरबों का ये जो जहाज़ जा रहा था इसको लूट लिया। तो अगर देवल के समुद्री लुटेरों ने अरबों के जहाज़ को लूट लिया तो नुकसान किसका हुआ? सऊदी अरब और इराक का। अभी बताऊंगा इराक का क्यों। तो जैसे ही ये लूट लिया गया तो एक बात समझना जरूरी है कि अगर हम बात करें इस सिंध की, सिंध प्रांत की, तो यहाँ ये जिस सिंध की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ब्राह्मण वंश का शासन था। एक मिनट, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ब्राह्मण वंश का शासन था या ब्राह्मण डायनेस्टी थी। और इस ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी किसने? चाच ने। एक चाच नामक शासक था, उसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। और चाच की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा राजा दाहिर गद्दी पर बैठा। और जिस समय ये घटना हुई उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंश का एक शासक था। अब यहाँ पर समझिए कि अगर अरबी व्यापारिक जहाज जो यहाँ से सामान लेकर जा रहे थे लंका से, उनको सिंध का जो देवल बंदरगाह था उसके पास लूटा गया। जैसे इस बात की जानकारी इराक में हुई तो इराक में क्या होता था? इराक में, सऊदी अरब में कौन बैठता था? खलीफा। पीछे मैं बात कर चुका हूँ। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो इस्लाम का प्रमुख हुआ उसको खलीफा कहा गया। और इस समय जो खलीफा था वो था खलीफा वाहिद, उसका नाम था वाहिद। और खलीफा क्या करता था कि जो इस्लाम का जैसे जैसे प्रसार होता जाता था दूसरे क्षेत्रों में, तो खलीफा दूसरे क्षेत्रों में चूंकि डायरेक्ट नियंत्रण रख नहीं सकता, आप कितने बड़े क्षेत्र पर अकेले राज कर लोगे? आपको, अगर आप भारत की बात करो तो प्रधानमंत्री है, उसके पश्चात मुख्यमंत्री। वैसे ही खलीफा जो इस्लाम का प्रमुख जो सऊदी अरब में बैठता था, मदीना में बैठता था, उसने क्या किया कि जब इस्लाम का प्रसार होने लगा तो क्षेत्रों में अपने सूबेदार बनाना शुरू कर दिया, सूबेदार बनाना शुरू कर दिया। और ये सूबेदार इस क्षेत्र की क्या करते थे? पूरा शासन प्रशासन संभालता था। तो इस समय जो इराक में खलीफा का सूबेदार था उसका नाम था हज्जाज। क्या नाम था? हज्जाज। तो जैसे ही समुद्री जो ये अरब के जहाज, व्यापारिक जहाज जा रहे थे और इन्हें सिंध के देवल बंदरगाह के पास लूटा गया, तो ये जो खलीफा का इराक में सूबेदार था हज्जाज, इसने सिंध के शासक राजा दाहिर के पास संदेश भेजा और कहा कि ये जहाज तुमने लुटवाए हैं, तुम्हारे यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने लूटे हैं और तुम उनके नेता हो, या जो जिन समुद्री लुटेरों ने इन जहाज़ों को लूटा है वो तुम्हारे आदमी है, इसलिए तुम मुझे मेरे जहाज़ों का हर्जाना दोगे, यानी क्षतिपूर्ति दोगे, कंपनसेशन दोगे। और राजा दाहिर तो इस बात से नाराज़ हो गया। राजा दाहिर ने कहा कि जिन समुद्री लुटेरों की आप बात कर रहे हो वो मेरे जहाज़ खुद लूट लेते हैं, तो मैं आपको क्यों भला कंपनसेशन दूं? मेरे खुद इतना नुकसान ये करते हैं। इस बात से हज्जाज जो था इराक का सूबेदार, ये नाराज़ हो गया और इसने योजना बना ली कि मुझे अब किसी भी तरह भारत के जो ब्राह्मण वंश का शासक था दाहिर, जिसका साम्राज्य सिंध में था, उसको पराजित करना है। और जैसे ही इस हज्जाज ने ये सोच लिया कि अब आक्रमण करना है, चूंकि प्रमुख कौन था इस्लाम का? खलीफा, तो तुरंत क्या किया हज्जाज ने क्या किया, जो सूबेदार था इराक का, इसने खलीफा से अनुमति मांगी। खलीफा से अनुमति मांगी और कहा कि मुझे भारत पर आक्रमण करने की इजाज़त दे दी जाए। किसने कहा? हज्जाज जो खलीफा का यहाँ पर सूबेदार था, इराक में गवर्नर था, उसने खलीफा से अनुमति मांगी, खलीफा वाहिद से, कि मुझे भारत पर आक्रमण करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। और खलीफा वाहिद ने उसको ये अनुमति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि जहाज लूटे गए थे। याद रखिएगा, ये सबसे तात्कालिक कारण है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। अब जैसे ही हज्जाज को ये अनुमति मिल गई कि वो भारत पर आक्रमण कर सकता है, या मैं कहूँ दाहिर पर आक्रमण कर सकता है, तो हज्जाज ने क्या किया? उसके पश्चात हज्जाज ने अपने एक सेनापति को 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में भेजा, जिसका नाम था क्या? उबैदुल्ला।
एक मिनट, उबय, रुकिए थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई। तो 711 ईस्वी में हज्जाज ने अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम क्या था, उबैदुल्ला। उसको भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगर हिंदी में भी मैं लिख दूं तो उबैदुल्ला को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा और उबैदुल्ला जल मार्ग से आया, लेकिन वो भारत में पराजित हो गया। तो खलीफा का जो ये सूबेदार था हज्जाज, ये बहुत ज़्यादा नाराज हो गया कि मेरे सेनापति को इन लोगों ने पराजित करके मार डाला। फिर 711 ईस्वी में फिर से हज्जाज ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुरदैल को भेजा, जो इसका एक दूसरा सेनापति था, और बुरदैल ने भारत पर आक्रमण किया जलमार्ग से और वो भी पराजित हो गया। अब हज्जाज बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। फिर वो क्या करता है, तीसरे नंबर पर किसको भेजता है, तीसरे नंबर पर वो भेजेगा मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है कौन, हज्जाज। और कासिम जिस समय भारत पर आक्रमण करने आता है उस समय उसकी एज कितनी होती है, 17 साल की। और कासिम जब भारत पर आक्रमण करने आएगा, चूंकि पहले मैं बता चुका हूं कि 8वीं सदी के प्रारंभ में इन्होंने, अरबों ने क्या जीत लिया था, अरबों ने मकरान को जीत लिया था, यानी बलूचिस्तान का मकरान अरबों ने जीत लिया था। तो अगर ये मकरान का क्षेत्र है और इसको जीत लिया है, तो इस बार कासिम ने योजना बनाई कि उबैदुल्ला और बुरदैल की तरह क्या किया जाए, ऐसा ना हो कि मैं पराजित हो जाऊं। इसलिए उसने सोचा चलो किस मार्ग से चलते हैं, अपना बेस जो बन चुका है, जहां पर हमारा बेस हम जीत चुके हैं, चलो इस मार्ग का अनुसरण करते हुए चलते हैं। तो वो आया और उसने क्या किया, इस मार्ग से उसने भारत पर हमला कर दिया। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उम्मीद है ये पूरी बात मैं आपको समझा पाया हूँगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन अगर जिन्हें भी समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पूरी मामला अगर आपको समझ में आ गया तो अब बहुत आसान हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। तो मैं बता चुका हूँ कि पहला आक्रमण जो सूबेदार हज्जाज ने कराया वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में कराया, जो दूसरा कराया बुरदैल के नेतृत्व में कराया। ये दोनों आक्रमण असफल हो गए। उसके पश्चात 712 में 712 में वो मोहम्मद कासिम को, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी और वो हज्जाज का दामाद भी था, उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजेगा। और मोहम्मद कासिम आएगा, सबसे पहले इस देवल पोर्ट पर आक्रमण करेगा। तो अब आगे की बात करते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर नज़र डाल लीजिए आप लोग। हमने क्या देख लिया, हमने ये दोनों समझ लिया था, हमने कारण भी पूरे समझ लिए। अब हम मोहम्मद कासिम के भारत पर जो कुछ प्रमुख आक्रमण थे उनकी बात करेंगे, मेजर कैंपेन्स ऑफ मोहम्मद कासिम या मोहम्मद कासिम के प्रमुख अभियान। तो अगर हम डीप पार्ट की बात करें या मेजर कैंपेन्स की बात करें, तो कैंपेन्स, तो मेजर कैंपेन्स में हम अगर बात करें तो मैंने पीछे बताया कि मोहम्मद कासिम ने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया। मोहम्मद कासिम ने सबसे पहले देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया था, या देवल पर आक्रमण किया था, और देवल पर आक्रमण किया। और यहीं पर मोहम्मद कासिम ने सबसे पहले क्या लगाया था, यहीं पर मोहम्मद कासिम ने सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था या जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था मोहम्मद कासिम ने, देवल बंदरगाह पर या देवल वाले क्षेत्र में ही मोहम्मद कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और जजिया कर क्या होता है इसे भी यहीं पर समझ लीजिए। दरअसल जब मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था तो भारत में जो शासक होता था या रूलर होता था वो होता था हिंदू। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने सिंध पर नियंत्रण किया या मोहम्मद कासिम ने सिंध पर नियंत्रण कर लिया, तो मोहम्मद कासिम ने वहाँ पर कहा कि चूंकि अभी तक आपकी रक्षा हिंदू करते थे, अभी कौन करेगा, अभी अरब करेंगे, क्योंकि हमने सिंध को जीत लिया है, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और उस सुरक्षा या प्रोटेक्शन के बदले आप हमें एक टैक्स दोगे, प्रोटेक्शन टैक्स, जिसे क्या कहा गया, सुरक्षा कर। और इसी सुरक्षा कर को क्या कहा जाता है, जजिया कहा जाता है। यानी मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में जब प्रवेश किया गया, सत्ता स्थापित की गई, तो उन्होंने भारतीय जनता पर एक प्रकार का सुरक्षा कर आरोपित किया या लगाया, और वही सुरक्षा कर क्या कहलाया, जजिया कहलाया। हालांकि
जजिया में क्या था कि कुछ लोगों को छूट दी गई थी, जैसे विधवाएं, सन्यासी, बच्चों को, ऐसे कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग थे जिन्हें जजिया से छूट दी गई थी। तो ये बात जजिया की हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया? अरबों ने। भारत में सबसे पहले जजिया कहाँ पर लगाया गया? तो सिंध के देवलपोर्ट पर। उसके पश्चात अगर हम बात करें, उसके पश्चात भी बहुत सारे उसके अभियान हुए, चाहे वो नीरून का अभियान रहा हो या सेहवान का अभियान रहा हो, सिसम का अभियान रहा हो, लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके पश्चात अगर हम बात करें उसके दूसरे प्रमुख अभियान की, सबको वो जीतते चला गया। पहले उसने देवल पर आक्रमण किया, फिर नीरून पर आक्रमण किया, फिर सेहवन पर आक्रमण किया, फिर सीसम पर आक्रमण किया, और जो उसका मुख्य आक्रमण था उसके पश्चात उसने रावर का अभियान किया, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसने उसके पश्चात, यानी बीच में जो जीता उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। उसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने रावर का अभियान किया, और रावर के ही अभियान में सिंध का जो शासक था, जिसका क्या नाम था? दाहिर। दाहिर युद्ध करते हुए मार डाला गया। और दाहिर के पश्चात उसकी वाइफ, जिसका नाम था रानी बाई, रानी बाई ने मोर्चा संभाला। अरबों से वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन जैसे ही रानी बाई को लगा कि मैं अरबों को पराजित नहीं कर पाऊंगी, तो उसने क्या कर लिया? उसने जौहर कर लिया। और जौहर क्या होता है? आपने पद्मावत अगर मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब खासकर राजपूतों में ये प्रथा प्रचलित थी कि राजपूतों में क्या होता था कि जब कोई विदेशी आक्रमणकारी आता था और महिलाओं को ये लग जाता था कि जो आक्रमणकारी है हमारे शासक को पराजित कर देगा, उसके बाद क्या करेगा? आकर हमारे साथ कुछ गलत करेगा, हमारा शोषण करेगा, तो वो आग जलाकर उसमें विलीन हो जाती थी। और उसे ही भारत में किस प्रथा के नाम से जाना जाता है? जौहर प्रथा के नाम से। आपने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपने दीपिका को उसमें देखा होगा। खैर, तो ये प्रमुख अभियान थे उसके। तो दाहिर ने क्या किया? रावर के युद्ध में दाहिर पराजित हो गया, और पराजित होकर दाहिर को यहाँ पर मार डाला गया। दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रानी बाई ने मोर्चा संभाला, और रानी बाई ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। और जब रानी बाई को लगा कि अब वो जीत नहीं पाएगी अरबों से या मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसने आग में फांद कर जान दे दी, यानी जौहर कर लिया। और मोहम्मद कासिम रावर के पश्चात फिर आगे बढ़ा, और फिर जो एक प्रमुख अभियान था उसे कहते हैं ब्राह्मणावाद का अभियान। ब्राह्मणावाद का अभियान, या हिंदी में लिखें ब्राह्मणावाद का अभियान। और ब्राह्मणावाद में किसने युद्ध किया? ब्राह्मणावाद में जो राजा दाहिर था उसका पुत्र था जय सिंह। तो जय सिंह ने मोर्चा संभाला, लेकिन जय सिंह जो था वो अरबों से पराजित हो गया, और जय सिंह ने पराजित होकर क्या ग्रहण कर लिया? इस्लाम ग्रहण कर लिया। तो याद रखिएगा कि ब्राह्मणावाद के अभियान में जय सिंह पराजित हो गया, और जय सिंह पराजित होकर उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात अगर हम बात करें, यहीं पर से दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी, एक पत्नी तो रानी बाई होगी, दूसरी पत्नी एक थी लाड बाई या लाड देवी, लाड बाई या लाड देवी। इनकी दो बेटियां होती थी जिनका नाम था सूर्या देवी और परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी। परमल देवी। तो यहाँ पर क्या हुआ? मोहम्मद कासिम ने जब ब्राह्मणावाद का अभियान किया तो जय सिंह जो दाहिर का पुत्र था उसने मोर्चा संभाला, लेकिन जय सिंह पराजित हो गया, और जय सिंह ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए इस्लाम ग्रहण कर लिया। यहीं पर से मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी पत्नी लाड बाई या लाड देवी की दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया, और इन दोनों लड़कियों को या दाहिर की इन दोनों बेटियों को खलीफा की सेवा में भेजा। उसकी आगे बात करेंगे अभी हम। अब अगर हम आगे बात करें उसका जो एक और प्रमुख अभियान था, उसके पश्चात ब्राह्मणावाद के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने आलोर का अभियान किया। आलोर का अभियान इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आलोर जो थी, आलोर क्या थी? दाहिर की कैपिटल थी या राजधानी थी। तो अगर आप किसी राजा की राजधानी को नहीं जीत रहे हो तो इसका मतलब आप प्रतीकात्मक रूप से उस राजा को नहीं जीत पा रहे हो। तो आलोर का जब दाहिर ने अभियान किया तो क्या किया कि आलोर जो थी वो दाहिर की कैपिटल थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब इसको जीता, कैपिटल की विक्ट्री कर लिया, विजित कर लिया, उसके पश्चात क्या हुआ? ये पूरी तरीके से कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध को जीत लिया है, क्योंकि किसी राजा के क्या कर लिया?
राजधानी पर नियंत्रण कर लिया। और जैसे ही किसी राजा की राजधानी पर नियंत्रण किया जाता था तो माना जाता था कि वो पराजित हो गया। उसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ता है और मुल्तान की तरफ निकल जाता है। तो मुल्तान की अगर हम बात कर लें तो मुल्तान का अभियान करता है, और मुल्तान के अभियान में उसे क्या होगा, मुल्तान की अभियान में मोहम्मद कासिम को बहुत सारा सोना मिलता है, गोल्ड मिलता है। और बहुत सारा सोना मिलने के कारण ही मुल्तान का नाम वो गोल्डन सिटी रख देता है या स्वर्ण नगर रख देता है। तो एग्जाम्स में पूछा जाए कि स्वर्ण नगर मोहम्मद कासिम ने किस शहर का नाम रखा था या स्वर्ण नगरी, तो मुल्तान। तो ये कुछ उसके प्रमुख अभियान थे। पहला देवल, दूसरा रावर, तीसरा ब्राह्मणाबाद, चौथा आलोर। यहाँ से जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये देवल याद रखिएगा क्योंकि देवल में जजिया पहली बार लगाया था, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो याद रखना है वो रावर याद रखना है क्योंकि यहाँ पर दाहिर की मृत्यु हुई थी और रानी बाई ने जौहर कर लिया था। और यहाँ पर जो मैंने बताया लाड देवी वाला मामला, इस प्रकरण को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने उसके प्रमुख जो अभियान थे 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिए, और जो प्रमुख नहीं थे जैसे नीरून हो गया, सेहवान हो गया, सीसम हो गया, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने जीता था, उससे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया मेजर कैंपेन्स। तो आगे देखते हैं हमें क्या देखना है। अब जो हमें देखना है वो हमें देखना है कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई। 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। तो हमें अब क्या देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु आखिर कैसे हुई। तो अब हम ये देखेंगे, यानी ई। तो हमें देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम की आखिर मृत्यु कैसे हुई। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की बात करें कि जिस अरब आक्रमणकारी ने भारत के सिंध को जीता था, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो इसके बारे में जो 2 प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, यानी जो इतिहासकार हैं वो 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। यानी अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें या इतिहासकारों की बात करें तो वो क्या हो जाते हैं, 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं इतिहासकार। जैसे अगर हम पहली बात करें इतिहासकारों की, तो इतिहासकार का एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि दाहिर की मृत्यु के बारे में 2 तरीके के विचार आते हैं। पहला विचार यह है कि दाहिर ने ब्राह्मणावाद का जब अभियान किया था, वहां से दाहिर की 2 बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ने गिरफ्तार किया था। उनका नाम क्या था, सूर्या देवी और परमल देवी। और सूर्या देवी को एंड परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, मैंने पीछे बताया कि सूर्या देवी एंड परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा, कैलिफ या खलीफा की सेवा में भेज देगा। लेकिन ये दोनों लड़कियां दाहिर की जब खलीफा के पास पहुंचती हैं तो वो कहती हैं, सूर्या देवी और परमल देवी खलीफा से कहती हैं कि मोहम्मद कासिम ने मुझे, मतलब लड़कियों ने कहा कि मोहम्मद कासिम ने हमें आपके पास भेजने से पहले ही हमारा शारीरिक शोषण कर लिया है, उसके पश्चात आपको भेजा है। और इससे क्या हो जाएगा, खलीफा मोहम्मद कासिम के ऊपर नाराज हो जाता है और मोहम्मद कासिम को बुलाकर क्या देता है, मृत्युदंड दे देता है। तो पहली कथन ये आता है कि जो इतिहासकार का एक वर्ग है वो इस विचारधारा का समर्थन करता है कि जो दाहिर की बेटियां थी सूर्या देवी, परमल देवी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को खलीफा की सेवा में भेजा तो इन दोनों ने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपकी सेवा में भेजने से पहले हमारा शारीरिक शोषण कर लिया है। इससे खलीफा मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को बुलाकर उसे क्या दे देता है, मृत्युदंड दे देता है। लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा ग्रुप भी है, एक दूसरा वर्ग भी है जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता है। और दूसरा वर्ग क्या कहता है कि जो खलीफा था मदीना में, सऊदी अरब में, खलीफा का एक भाई था और उस भाई का नाम था सुलेमान। क्या नाम था, सुलेमान। और ये जो सुलेमान खलीफा का भाई था, इसके जो संबंध थे किससे, इराक के सूबेदार से, यानी हज्जाज से। इराक के सूबेदार से इस जो खलीफा का, जो खलीफा कौन था, खलीफा का नाम पीछे बता चुका हूं, वाहिद था। तो खलीफा वाहिद का जो भाई था कौन, सुलेमान, इसके इराक के सूबेदार हज्जाज से बहुत खराब संबंध थे। इसलिए
इसने हज्जाज से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर लिया, मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम मैं पीछे बता चुका हूं कि हज्जाज का क्या था, दामाद था, सन इन लॉ था। तो क्या हुआ, सुलेमान की हज्जाज से दुश्मनी थी जो इराक का सूबेदार था, इसलिए सुलेमान ने इसको सजा देने के लिए, हज्जाज को सजा देने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और इसको कैद कर लिया और वहीं पर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये याद रखिएगा, ये दो प्रकार के मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के संदर्भ में विचार आते हैं। हमने दोनों को पढ़ लिया। अब आगे आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि अगर हम बात करें कि अरबों के आक्रमण तो हो गए, इसके भारत पर प्रभाव क्या रहे, तो ये हमको समझना है कि इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेजन इन इंडिया, अरबों के भारत पर आक्रमण के प्रभाव क्या हैं। तो समझिए इसको, CDEF। तो अगर हम प्रभाव की बात कर लें कि अरबों के भारत पर आक्रमण के इम्पैक्ट क्या थे या प्रभाव क्या थे, तो चलिए आइए समझते हैं। तो अगर हम प्रभावों की बात करें तो प्रभावों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट या राजनीतिक प्रभाव, दूसरी बात हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट या आर्थिक प्रभाव, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आर्थिक। ये कौन से हो गए, राजनीतिक। और उसके बाद अगर हम देखें तो सोशल इम्पैक्ट या सामाजिक प्रभाव भारत पर क्या हुआ है। और चौथा अगर हम देखें, सॉरी, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसको कर लेते ज़्यादा अच्छा है। कल्चरल इम्पैक्ट, सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है ना। तो हम मतलब इन हेडिंग्स के अंतर्गत हम अरबों के भारत पर जो आक्रमण के प्रभाव हैं उनको समझ सकते हैं, जिसमें पहले हम समझेंगे राजनीतिक प्रभाव क्या रहे, फिर हम समझेंगे क्या इकोनॉमिक प्रभाव क्या रहे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। और अगर बीच में कुछ और डालना चाहें तो एक चीज़ और डाल सकते हैं कि धार्मिक प्रभाव भारत पर क्या रहे, यानी रिलीजियस इम्पैक्ट, यानी भारत पर अरबों के आक्रमण के धार्मिक प्रभाव क्या रहे। धार्मिक थोड़ा सा इसको उधर कर लेते ज़्यादा अच्छा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले नहीं मतलब धार्मिक देख लेते हैं, रिलीजियस इम्पैक्ट, धार्मिक प्रभाव। उसके पश्चात सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर राजनीतिक प्रभाव की हम बात करें तो हमने देखा कि अरब जो थे वो भारत पर आए, उन्होंने सिंध पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन उसके आगे वो बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं कर पाए, यानी भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। तो राजनीतिक प्रभाव लिमिटेड थे, यानी बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं थे। अब अरबों ने सिंध को तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया तो वो कन्नौज पर विजय प्राप्त करना चाहता था। कन्नौज को जीतने के लिए उसने अबू हकीम, उसका एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी। लेकिन कन्नौज पर जब वो आक्रमण करना चाह रहा था, उसी समय एक कश्मीर में एक शासक होता था ललितादित्य। ललितादित्य ने अरबों को पराजित कर दिया और अरब भारत में पराजित हो गए। उसके पश्चात फिर 725 ईस्वी में अरब भारत में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें गुर्जर प्रतिहार और चंदेल शासक पराजित कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि राजनीतिक प्रभाव जो अरबों का है भारत पर आक्रमण करने का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक प्रभाव की बात करें, आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो उस समय जो समुद्र की सबसे बड़ी शक्ति थी वो थे कौन, अरब थे। तो चूंकि समुद्र की सबसे बड़ी शक्ति अरब थे, इसलिए भारतीय व्यापारी अरबों के साथ होते हुए कहाँ पहुँच गए, अफ्रीका एंड यूरोप में व्यापार करने लगे। भारतीय व्यापारियों को एक साथ मिल गया
अरबों का। और अरबों का साथ इस समय क्यों जरूरी था? क्योंकि अरब जो थे वो दुनिया की सबसे बड़ी इस समय नेवल पावर या समुद्री शक्ति थे। और जैसे ही भारतीय व्यापारी अरबों के संपर्क में आए, अरबी व्यापारियों के संपर्क में आए, तो इनके काफिलों के साथ व्यापार करने के लिए अफ्रीका और यूरोप जाने लगे और उनको बड़ा लाभ हुआ। उसके पश्चात एक आर्थिक कारण यह भी हुआ कि इन अरबों ने भारत की लूट भी की। तो याद रखिएगा, दोनों इम्पैक्ट हैं कि एक तरफ तो व्यापारी जो हो रहे हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं अरबी व्यापारियों के साथ अफ्रीका और यूरोप जाकर, वहीं दूसरी तरफ ये लूट भी कर रहे हैं भारत की, क्योंकि भारत को गोल्डन स्पैरो या स्वर्ण चिड़िया बोला जाता था, इसलिए भारत की ये लूट भी कर रहे हैं। अब धार्मिक कारण की बात करें तो सबसे पहला क्या होगा कि सिंध में इस्लाम का प्रवेश हो जाएगा। सिंध में क्या आ जाएगा? इस्लाम आ जाएगा। और अगर सिंध में इस्लाम आ गया है तो उसके बाद हम देखेंगे कि मंसूरा एंड मुल्तान में प्रारंभिक इस्लामिक बस्तियां बनाई जाएंगी। यानी सिंध में जब अरब आ जाएंगे तो उसके पश्चात मंसूरा में और मुल्तान में इस्लामिक बस्तियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ ये थे अरब थे, इन्होंने एक शहर बसाया था अल माफूजा। ये कुछ महफूज से जैसा लग रहा है, वह इसका मतलब भी वही है। दरअसल जो अरब होते थे ये गुर्जर प्रतिहारों से बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि कई बार गुर्जर प्रतिहारों ने इनको पराजित किया था अरबों को। इसलिए गुर्जर प्रतिहार शासकों से रक्षा के लिए इन्होंने एक नया शहर बसाया अल मफूजा और वहीं पर ये रहते थे। अच्छा, ये जानकारी कोई हवाबाजी नहीं है कि गुर्जर प्रतिहार ने पराजित किया। कई हमें ऐसे इतिहास मतलब उस समय के जो अरब इतिहासकार या अरब जो यहाँ पर रहते थे उनके हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं कि जैसे अल मसूदी ने कहा कि जब भी अल मसूदी कहता है कि मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था, और जब भी गुर्जर प्रतिहार अरबों पर आक्रमण करते थे, मुसलमानों पर आक्रमण करते थे, तो मुसलमान क्या करते थे, मुल्तान वाले सूर्य मंदिर के जो मूर्तियां थीं इनको तोड़ने का भय दिखाते थे। और जैसे ही कहते थे हम मूर्तियां तोड़ देंगे अगर तुमने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो चूंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मंदिरों का सम्मान करते थे, इसलिए वो अपने मंदिरों के खातिर वापस हो जाते थे। तो याद रखिएगा। तो ये कुछ इम्पैक्ट रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है कौन सा? सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। इसको समझ लेते हैं। तो हमें क्या लास्ट में देखना है इसका? सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, CULTURAL। सोशल एंड कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अब सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव देख लेते हैं क्या था। तो अगर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो हम देखते हैं कि भारत के कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, जैसे उनका नाम था मन, मलक, बजीगर, बाजीगर से याद रख सकते हैं, बजीगर, और सिंदबाद। ये भारत के कुछ वैज्ञानिक कहाँ पहुँचे? बगदाद पहुँच गए। तो भारत के जब कुछ वैज्ञानिक जिसके नाम थे मन, मलक, बजीगर, सिंदबाद, बगदाद, कहाँ पहुँच गया? बगदाद पहुँच गया। बगदाद मतलब इराक वाला क्षेत्र में बगदाद था। तो ये देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया। भारत के लोग वहाँ पढ़ने जाएंगे, वहाँ के लोग इधर आएंगे। भारत के लोग पढ़ने क्या जाते थे? वहाँ पर शिक्षा बांटने जाते थे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक धन नामक जो डॉक्टर था, यानी अगर इंग्लिश में लिखें DHAN धन, तो धन नामक जो एक चिकित्सा अधिकारी था या एक चिकित्सक था, वो बगदाद का क्या बन गया? चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गया, या हिंदी में कहें तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गया कहाँ का? बगदाद का। तो ये याद रखना। उसके पश्चात हम देखें, ये हो गया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक अरबी व्यक्ति जिसका नाम था अबू, और ये बात अमीर खुसरो साहब बताते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं, अमीर खुसरो साहब कहते हैं कि एक अरबी जिसका नाम था अबू माशर, वो ज्योतिषाचार्य था, और वो बनारस आया
और बनारस में उसने 10 वर्षों तक क्या किया, ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई की और अपनी विद्या में बहुत अधिक निपुण हो गया। तो अमीर खुसरो से पता चलता है कि अरबी भी भारत में शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत शिक्षा का एक केंद्र होता था। तो ये हो गया। उसके पश्चात अगर हम देखें, पंचतंत्र एक ग्रंथ आता है, आपने नाम सुना होगा पंचतंत्र का, एक उपन्यास था। तो पंचतंत्र उपन्यास का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था कलील एवं दिमन्ना। कहीं कहीं कलीला भी मिलेगा, कलील एवं दिमन्ना। एक बात याद रखिएगा, ये जो पंचतंत्र नामक भारतीय ग्रंथ है जिसको विष्णु शर्मा सर ने लिखा है, ये पंचतंत्र जो है ये भारत में बाइबल के पश्चात बिकने वाली, पूरी दुनिया में, भारत नहीं पूरी दुनिया में बाइबल के पश्चात बिकने वाली पुस्तक है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई किस पुस्तक बिकी है तो बाइबल, और नंबर 2 पर भारत की पंचतंत्र। इसके पश्चात एक ब्रह्मगुप्त थे, उनके कुछ ब्रह्म सिद्धांत जो गणित की किताब थी, उसका भी अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। यानी ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद हुआ। साथ ही साथ खांडक इनकी किताब थी ब्रह्मगुप्त साहब की, उसका भी अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। तो ये हम देखते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के एक सांस्कृतिक मिला जुला परिणाम सामने आया, जिसमें से हम देखते हैं कि भारत के कुछ वैज्ञानिक, जैसे ये वैज्ञानिक हो गए, मलक, बजीगर, सिंदबाद बगदाद पहुंच गया और उन्होंने अपनी प्रतिभा बगदाद में दिखाई। उसके पश्चात हम देखते हैं धन नामक एक जो डॉक्टर था, वो बगदाद का चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गया, साथ ही साथ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गया। अमीर खुसरो साहब बताते हैं कि एक अरबी व्यक्ति जिसका नाम था अबू माशर, वो बनारस आया और इसने 10 वर्ष तक ज्योतिषाचार्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात पंचतंत्र एक ग्रंथ है भारत का, विष्णु शर्मा सर का, उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था कलील एवं दिमन्ना। इसी तरह ब्रह्मगुप्त जो एक गणितज्ञ, भारत के प्रमुख गणितज्ञ माने जाते हैं, ब्रह्म सिद्धांत और खंडकाढ्यक उनकी किताब थी, और इन दोनों किताब का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। और इसी के साथ हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पहला, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, या भारत पर अरबों का आक्रमण। तो उम्मीद है अगर आपने पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।